हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आज सभी जो इन्वेस्टर हैं उनको बधाई हो। आज का फर्स्ट डे था बजट का, 1 फरवरी 2022, और बहुत ही शानदार आज का दिन रहा है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैंने आपको अगर ये बात दिलाना चाहूँगा, याद दिलाना चाहता हूँ मैं, कि मैंने आज जो सुबह मार्केट चालू होने के पहले बहुत ही अर्ली इन द मॉर्निंग पूरा स्टडी करके एक वीडियो मैंने आपको अपलोड किया है, और उसके ऊपर जो मैंने थंबनेल डाला है उसके ऊपर मैंने मेटल का सिंबल दिया है। आप देख सकते हैं मैंने मेटल का सिंबल दिया है, उससे आप समझने की कोशिश करिए। और मैंने पूरा डिटेल में अंदर मेंशन किया हुआ है, और ये सभी चीज़ें मैं और भी काफ़ी टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ। ये तभी शक्य हो सकता है या तभी मुमकिन हो सकता है जब हम रेगुलर होमवर्क करें और रेगुलर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ और जो कि जियोपॉलिटिकल और बायलिटरल रिलेशन विथ ईच अदर कंट्रीज, एक दूसरे कंट्री से जो रिलेशन है वो, और बिजनेस के एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, उनका कहाँ रुझान है, वो क्या चाहते हैं, देश की गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये सभी बातों को अगर हम ध्यान में रख के अगर काम करते हैं तो हमको बहुत सारा हिंट मिलता है जो हमको मार्केट में कितनी सहूलियत देता है। वो आज का मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं आज का मार्केट की अगर मैं बात करूं तो लगभग बहुत ही ड्रामेटिकल रहा है। उसके लिए मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपको, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारा होमवर्क नहीं हो और अगर हमारी तैयारी नहीं हो तो हमको एफआईआई और डीआईआई, उसमें 80% और 20% का मैं रेशियो दूंगा एफआईआई और डीआईआई के बीच में। 20% भी मैं आपको ज़्यादा ही दे रहा हूं, क्योंकि अभी रिटेलर का जो रुझान है वो बढ़ गया इसके हिसाब से। बाकी मैं आपको 12 से 15% भी मुश्किल से देता हूँ डीआईआई को, लेकिन अभी मैं 80-20 का रेशियो पकड़ के चलता हूँ। तो उसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा पूरे दिन में क्या मूवमेंट किया है एफआईआई ने, और हमारा जो बहुत से चैनल्स और मीडिया है और जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो जैसे जैसे इंडेक्स में मूवमेंट होता है वैसे वैसे अपना टोन चेंज करते हैं। वो उनकी बात है, लेकिन मैं उनकी कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी तैयारी नहीं होगी पूरी तो हमको वो इस तरीके के जो ऑन द स्क्रीन जो फिगर होते हैं या जो मार्केट में जो माहौल होता है वो हमको एक पैनिक ला करके या एक डरा करके हमने जो माल बाय किया है वो हमारा माल छुड़वा देगा, या हमने होल्ड करने की कोशिश की है वो भी हो सकता है वो हमसे माल छुड़वा दे। लेकिन ये हमारे पे अपने आप पे जब विश्वास होगा, अपनी स्टडी पे हमारे कॉन्फिडेंस होगा, और हमने जो काम किया है पिछले कई टाइम से वो अगर हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाला और बहुत ही डिसिप्लिन में किया हुआ होगा तो हमको कोई भी डरा नहीं सकता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मूवमेंट कितना हुआ इंडेक्स में वो आप सोचिए। सबसे पहले मैं बोलूँगा जब बजट स्टार्ट होने वाला था उसके पहले मार्केट हमारा गैप में थोड़ा सा खुला था, लगभग 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के करीब। उसके बाद में कमेंट्री चालू हुई और बजट का जो पूरा एक जिसको बोलना चाहिए इन्फॉर्मेशन आने लगी, ऐसे धीमे धीमे मार्केट चला। और जैसे ही 11 बजे बजट हमारा स्टार्ट हुआ उसमें पॉजिटिव न्यूज़ आने लगी। उसके बाद में मार्केट को उन्होंने एकदम से बाइंग चालू किया और मूव करने लगे, पुशअप करने लगे, और ये होने वाला ही था। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग पहले ही कर लिया है। 2-3 दिन में आप देखेंगे, 3 दिन पहले तो उन्होंने 2 या 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट टेकिंग किया, और कल परसों 800 पॉइंट बढ़ाए, और आज भी उन्होंने सुबह आप देखेंगे तो 1100 पॉइंट अप करके, और मार्केट को जैसे ही बाजार बंद हुआ उसके बाद में वो माइनस में 200-250 पॉइंट ले गए। मतलब कितना हुआ कि अगर सुबह का मैं मार्केट गिनूं 1100 पॉइंट और उसके बाद में 200 माइनस में ले गए, मतलब 1300 पॉइंट हो गया, 1300 1350। और उसके बाद में थोड़े टाइम के वहां रखने के बाद में तब हमारा मीडिया और बहुत से एक्सपर्ट्स बोलने लगे अभी माहौल बराबर नहीं है, ये है वो है, इस टाइप का उनकी कमेंट्री आने लगी। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता था, और मैंने स्टील का जो सिंबल दिया है उसमें वहां से बाइंग स्टार्ट ही मेटल में से हुई है, कॉमोडिटी के अंदर आप देखेंगे मेटल के अंदर। दूसरा, बजट पे भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर से मैं कुछ कुछ जो मेन इंफॉर्मेशन है उससे आपको अवगत कराना चाहूँगा। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बताना चाहूँगा। और दूसरा, इंडेक्स का मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ।
तो उसके अंदर उन्होंने पूरे दिन की अगर मैं मूवमेंट देखूं तो 1100 पॉइंट वो, और वापस से उन्होंने कम से कम 900 पॉइंट ऊपर किया। मतलब उनको अगर मैं बोलना चाहूँ तो 2100 से 2200 से भी ज़्यादा, मतलब 2200 पॉइंट के करीब उन्होंने पूरे दिन में सेंसेक्स में मूवमेंट किया है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 450 से 500 पॉइंट से भी ज़्यादा का उन्होंने मूवमेंट किया है, 600 पॉइंट ही समझ लिया। और बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बात करना चाहूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर भी उन्होंने 1500 से 1600 पॉइंट का मूवमेंट किया, मतलब इतना चर्निंग करके उन्होंने प्रॉफिट किया और लास्ट में ला करके उन्होंने प्रॉफिट किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने इंडेक्स में जो मेरा डैशबोर्ड उसको मैंने मेंशन किया है, तो आपको आज का जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें 58,862 पे क्लोजिंग दिया है और 848 पॉइंट प्लस है, जो कि 1.46% अप है। और निफ्टी की बात करूं तो 17,577 जो 237 पॉइंट अप दिया है। ये माइनस में चले गए थे 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, उसके बाद में 1.37% निफ्टी अप हुआ। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 38,505 और ये प्लस है 530 पॉइंट, जो कि 1.4% है। तो अभी मैं आपको यही बोल रहा हूँ, सुबह निक्की से भी सपोर्ट नहीं था। हाँ, कल डाउ जोन्स से सपोर्ट अच्छा था हमको, वो मैंने ऑलरेडी बताया ही था आपको कि डाउ जोन्स के अंदर सुबह मार्केट प्लस में था, 250-300 से भी ज़्यादा पॉइंट प्लस में था। तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा आपको। और डाउ जोन्स फ्यूचर अभी फिलहाल माइनस में बता रहा है 69 पॉइंट। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3:45 के करीब हो रहे हैं अभी, तो उसका मैं वीडियो तब 69 पॉइंट माइनस में बता रहा है। तो हमको, अब मैं आपको आता हूँ बजट के ऊपर। तो बजट के ऊपर मैं बताना चाहूँगा, सबसे मेन पॉइंट है कि वो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड है। पूरा ग्रास रूट लेवल से सभी एंगल से ग्रोथ रूट मतलब ये बजट पेश किया है। और इसके अंदर जो मेन की रोल है जिसकी सभी को आशंका थी, वो है इसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा फिस्कल डेफिसिट, जो मैंने विस्तार से सुबह वीडियो में बताया है। अब फिस्कल डेफिसिट जो कि 6.9% हो गया है, उसको 6.4 पे लाने की बात है। और उसको भी लाने के लिए इन्होंने कोई ऐसे एक्सेस टैक्स नहीं बढ़ाए हैं, कोई ऐसी पॉलिसी उन्होंने लेकर के नहीं आई है जिससे कि किसी को हर्ट हो। हाँ, ये जरूर है कि पर्सनल जो आपका इनकम टैक्स था और बाकी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वो एज इट इज रहा है। और उसको जो फिस्कल डेफिसिट है उसको वो डिसइन्वेस्टमेंट से कवर करेंगे, या और भी बहुत से क्षेत्र है जिसके थ्रू कवर करेंगे। दूसरा यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट को 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटन मतलब उनको देती थी। अब वो अमाउंट उन्होंने कर दिया है लगभग मतलब इसको बोलना चाहिए 1 लाख करोड़, एक 15,000 के सीधे 1 लाख करोड़। मतलब अब जो स्टेट है उनको सेंट्रल की तरफ से 1 लाख करोड़ अपने स्टेट वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के पीछे लगाएंगे। दूसरा, इन्होंने जो डिजिटल के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया है। एक डाटा सेंटर बनाने के लिए कंट्री के अंदर बहुत ही करोड़ों रुपए का उन्होंने आवेदन किया हुआ है और उसके बाद में उन्होंने उसके अंदर उसके लिए एलोकेशन किया है। और डिजिटल के अंदर, रूरल के अंदर और एजुकेशन के अंदर जो प्राइमरी लेवल है उसके अंदर डिजिटल को कंपाइल करके गांव-गांव में डिजिटल के थ्रू एजुकेशन देने की बात करी है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं यहाँ पे अभी जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें और ज़्यादा बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक हम स्किल लाना बहुत मुश्किल है। एजुकेशन के बाद में अगर हमको थोड़ा टाइम के लिए अगर कोई ट्रेनिंग देते हैं तो जो भी बंदा है वो बहुत जल्दी तैयार हो सकता है। मतलब हमको ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं और ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो कि आने वाले टाइम के लिए जो हिसाब से हमारी ग्रोथ है आने वाली टाइम में, उसको देखते हुए 8-10 साल के अंदर जो ग्रोथ की बात करी है इन्होंने, जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, उसको देखते हुए हमारे पास में उस टाइप का मेन पावर भी होना चाहिए, स्किल मेन पावर। अदरवाइज क्या होगा कि अभी ये जो स्किल के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर अगर फोकस नहीं करेंगे तो जो हमारी डेमोग्राफिक पॉजिटिवनेस है उसको हम एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। बस इतना ही मेरा कहना है। गवर्नमेंट काम कर रही है लेकिन और भी प्राइवेट संस्था है या जो प्राइवेट एजेंसी है वो भी इसके अंदर काम करेगी तो और ज़्यादा इसके ऊपर सोने पे सुहागा जैसा काम होगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ बजट के अंदर उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर दूसरा जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे, क्योंकि ये बजट के बाद में हमारे पीएम ने स्पीच भी दी है और उन्होंने बोला है कि जो नर्मदा इन द सेंस
कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी है, गंगा नदी का पूरा जो आजू बाजू का तट का एरिया है उनका, तो उसके अंदर जो आपको मैं बोलूँगा जैसे यूपी आ गया, बिहार आ गया, यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक ऐसा एरिया है जिसको बोलना चाहिए बहुत ही उपजाऊ जमीन है, गंगा के आजू बाजू का क्षेत्र, जिसको हम काप भी बोलते हैं, या मतलब जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। तो उस पूरे बेल्ट को उन्होंने बहुत ही ध्यान दे करके उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया है, और उसमें ऐसी स्कीम लेकर के आए हैं जिसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी, फिर सीड सब्सिडी के अंदर दिए जाएंगे, पूरी गाइडलाइन दी जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसको बोलना चाहिए कि एक्सपर्ट्स के उनके व्यू भी उनके होंगे, उनकी गाइडलाइन पूरी होगी, और वो किस तरीके से हर जो फसल है उसको क्या क्या ध्यान रखते हुए काम करना है एग्रीकल्चर के अंदर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, ये सब की जो तैयारी है, इसका हमको जो रिजल्ट है वो आने वाले 1-2 साल में दिखेगा, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और उससे होगा क्या कि जो गांव के लोग हैं वो एग्रीकल्चर से दूर होकर के शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे या शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे जॉब के लिए, तो ये भी एक मुद्दा होगा जिसकी वजह से उनको अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा बेनिफिट होगा तो वो पलायन नहीं करेंगे और इंडस्ट्री की तरफ वहाँ दौड़ेंगे नहीं, शहरों की तरफ, और उससे गांव के अंदर उनकी इनकम भी बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी जाएगी एग्रीकल्चर के अंदर, जो उनके लिए तो फायदा कारक होगी, फार्मर के लिए भी होगी और रूरल एरिया के लिए भी होगी, और इनडायरेक्टली पूरी कंट्री की इकोनॉमी को, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है अभी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पुशअप करने का काम करेगा, और वही लॉन्ग टाइम तक डबल डिजिट के अंदर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करने में पूरा सहयोग देगा। ये बात बहुत ही सुषुप्त है या बहुत ही बिल्कुल बहुत लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ी सी ये लंबे पीरियड के लिए 1 से 1.5 साल इसको हमको देना पड़ेगा, और उसका रिजल्ट हमको तभी इसके फ्रूट मिलेंगे। ये सब बातें, इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूँगा, फार्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है, एग्रीकल्चर मैंने आपको बता ही दिया, स्टील सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने फोकस पूरा किया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैं आपको बोला डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, वो लगभग 65,000 से 80,000 करोड़ तक का उन्होंने दिया है, उसमें और भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये सब बातों को देखते हुए, और वो अभी कोई नया टैक्स नहीं डालेंगे, और जो भी नए इन्वेस्टर है एसएमई और एमएसएमई उन सभी को प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी लेकर के आ रही है, पूरे टैक्स में उनको बेनिफिट दे रही है, और उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी फैसिलिटी दे रही है। ये सब को बात को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल इतना ही है। वैसे बहुत ही बढ़िया बजट है, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड है, सभी एक्सपर्ट्स का भी व्यू है, और भी बहुत से पॉइंट है, उस पर न जाते हुए मैं आपको इतना ही बोलूँगा, हमको लॉन्ग टर्म के लिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बात दोहराना चाहूँगा, आज हमारा मार्केट बढ़ा है, कल वापस से पीएम जो बीजेपी की एक कमेटी है उन्होंने उनको आमंत्रण किया है, तो 11 बजे भी उनका बजट के ऊपर बहुत विस्तार से उन्होंने बोला कि मैं स्पीच दूंगा, वो भी हमको सुननी है। और कल के लिए मैं बोलना चाहूँगा आपको कि अभी भी रशिया और यूक्रेन का जो मैटर है वो टला नहीं है, मतलब हमको जोश में होश नहीं खोना है, और यूएसए चाइना का मैटर भी अभी खड़ा है, दूसरा ताइवान का मैटर, ये सभी मैटर को अगर मैं देखते हुए बात करूं तो हमको लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन्टल लेकर के ही काम करना है जब तक ये मैटर क्लियर नहीं हो जाए। दूसरी बात रही कि जो एसेट्स एलोकेशन बाय का मैटर है वो भी फेड करेगा, और आने वाले मार्च महीने में, अभी फरवरी स्टार्ट हो गया, मार्च महीने के अंदर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, इस बात को भी हमको भूलना नहीं है। ये जो 2 मैटर हैं अभी खड़े हैं उसको ध्यान में रख करके ही हमको आने वाली रणनीति बनानी है और ध्यान रखना है, बाकी सब पॉजिटिव ही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मैं अभी आपको कल के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहूँगा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और मैं ये कई दफ़े बात दोहरा चुका हूँ कि अगर हम रेगुलर स्टडी करते हैं तो बजट का कोई इतना बड़ा बूस्टर डोज हमको नहीं लगता है। वो किसके लिए होता है, जो आदमी रेगुलर स्टडी नहीं कर रहा है या किसी कारण से उसको टाइम नहीं मिल रहा है, उसके लिए बड़ा बूस्टर डोज हो सकता है, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड की जानकारी रेगुलर स्टडी कर रहा है उसके लिए ये कोई बहुत नई बात या बहुत ड्रामेटिकल नहीं होगी। लेकिन अभी आम आदमी को सभी को बताने के लिए यही बोलना पड़ेगा कि बहुत ही पॉजिटिव है, सभी एक्सपर्ट्स का व्यू भी पॉजिटिव ही है।
अब मैं आपको कल के लिए स्क्रिप्ट दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बोला है, उसमें मैं आपको कई दफ़े दे चुका हूँ सीमेंस, और उसका इम्पैक्ट आज दिख भी रहा है। सीमेंस 2414 रुपये है, जो कि 90 रुपये बढ़ा है, सस्टेन खींचा उसको। सभी जब नेगेटिव लेकर के आए थे, प्रॉफिट टेकिंग किया शार्पली 900 पॉइंट से माइनस में ले गए, तभी भी उसके अंदर 15-20 रुपए का ही उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया, लेकिन उसको 50 रुपए तो प्लस में ही किया था, 40-50 रुपए। उसके बाद में उसको वापस से पुशअप करके 90 रुपए प्लस में किया है। तो उसका टारगेट दे रहा हूं मैं आपको 2830 रुपए 6 महीने के अंदर। उसके बाद में अडानी एंटरप्राइज, अडानी की सभी ग्रुप को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस बजट का। वो है 1746 रुपये 31 रुपये बढ़ा हुआ है, 1885 का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। ये सभी 2.5 से 3 महीने और 4 से 5 महीने के लिए है। सॉरी। उसके बाद में अदानी ग्रीन गैस को लेकर के है, इन्वायरमेंट को लेकर के है, 1909 रुपये 32 रुपये बढ़ा हुआ है, 2860 का टारगेट। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 399 6 रुपये बढ़ा हुआ है, उसका टारगेट दे रहा हूँ 520 रुपये। इसमें इन्वायरमेंट के लिए स्पेशल मेंशन किया है। और जब कोई कंट्री का PM और फाइनेंस मिनिस्टर जब बार बार दोहराता है इन्वायरमेंट को लेकर के, हाइड्रोजन को लेकर के, तो उस बात का वेटेज समझो आप, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और मैं तो आपको इन्वायरमेंट डैमेज के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कब से रिपीट करते आ रहा हूँ, जो मेरे रेगुलर उनको तो मालूम ही है। तो ये बात समझने की कोशिश करिए आप। IGL मैंने आपको दे दिया। उसके बाद में L&T लार्सन एंड टुब्रो सबसे टॉप गेनर के अंदर ये भी है, और 1995 रुपये है, 86 रुपये बढ़ा हुआ है। 2485 का मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको। लिंडे इंडिया, ये भी इन्वायरमेंट से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर के और ग्रीन हाउस गैसेस को कर्ब करने की गैसेस भी बनाती है, 2710 रुपये। इसको आज माइनस में किया है 24 रुपये। लेकिन कल 100% ये प्लस में रहेगा, 3010 का टारगेट दे रहा हूँ। गोदरेज कंज्यूमर की आइटम को लेकर के दे रहा हूँ 898, 10 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको 1035 का टारगेट। नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम 113 रुपये, आज 4 रुपये 40 पैसे बढ़ा हुआ है, 124 का टारगेट दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है UPL यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड 786, 10 रुपये बढ़ा हुआ है, आज 1065 का टारगेट। दूसरा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज सुबह जो आइटम दिए थे सुबह, वो किस हिसाब से मैंने दिए थे, और मैंने मेटल का एक सिंबल भी थंबनेल बनाया मेरे वीडियो पे, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने जो दिया है। सबसे पहले मैंने आज दिया था अर्ली इन द मॉर्निंग में, उसके अंदर टाटा स्टील मैंने दिया था, हिंडाल्को मैंने दिया था, JSW स्टील और TCS, और ये चार आइटम आप देख सकते हैं। आज TCS को लगभग 70-80 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने, और जो रिलायंस था वो 60 रुपये बढ़ा हुआ था, उसको बाद में नीचे ले आए, और वो 40 रुपये था TCS, उसको वो 80-90 रुपये तक ले गए। कहने का मतलब अगर रिलायंस को भी 50-60 रुपये बढ़ा के रखते तो ये इंडेक्स आपका जो 800-900 है वो 1500 इंडेक्स हो जाता। ऐसा वो दिखाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है वो TCS में प्रॉफिट करेंगे तब वो रिलायंस को चलाएंगे, या भारतीय एयरटेल को चलाएंगे, या और किसी आइटम को, जैसे आपको बोलना चाहूँगा मैं, जो इंडेक्स बेस है, मारुति हो गया, इस टाइप का। दूसरा इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा, इंश्योरेंस के अंदर भी उन्होंने बहुत बेनिफिट दिए, तो उसको देखते हुए स्टार हेल्थ बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और HDFC हाउसिंग फाइनेंस के लिए रियल एस्टेट के अंदर, तो रियल एस्टेट भी बहुत पॉजिटिव है। तो अभी मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। जो पुराने हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक और मित्रों तक इसको शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बोलूँगा कि जाने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि रोज़ मैं 2 वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वो हमको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देती है। दूसरा मेरा अनुरोध ये है कि जाने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नई न्यूज़ के साथ में, और कल मिलते हैं। कल का दिन भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा मान के चल रहा हूँ। यस, मैं निफ्टी पे आपको कुछ बात करना चाहूँगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी उन्होंने चलाया, अब यहाँ से फाइनेंस सेक्टर को देखते हुए मुझे जो फाइनेंस है आपको मैं बोलना चाहूँगा। तो फाइनेंस के अंदर मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी जो बैंक निफ्टी है वो 38,505 है, आज 530 बढ़ा हुआ है। मुझे ये 39,700 दिखता है ये महीने के अंदर ही।
ये महीने के अंदर ही, मतलब 15 दिन 20 दिन के अंदर ही मुझे लगता है 39,700 क्रॉस कर देगा, क्योंकि निफ्टी उन्होंने चला है बैंक के अंदर, फाइनेंस के अंदर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो सभी काम के लिए फाइनेंस का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो उसको देखते हुए बैंक के बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना कि बैंक निफ्टी के अंदर बॉटम में हमको बाय करना है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख लीजिए, जो मैंने पूरा दिया हुआ है वो कल का भी दिया है और आज का भी दिया है। ठीक है, तो अभी इतना ही रखता हूँ मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिला सके, प्रॉफिट दिला सके। जय हिंद।